मैं आसिफ खान से गुजारिश यार माइक लगा रहे ऊपर तिलावत कलाम पाक पेश करें। सामने देखिएगा। नौजवान हैं तो बड़ा मेहरबानी जो दोस्त इस तरफ खड़े उनको पीछे की तरफ गए, दोस्तों को पीछे लेना शुरू करने लगे। महंगाई के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पर आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बड़ी तादाद में दोस्त हैं। मेरी दरखास्त निमित्त है कि जो यहाँ इस रोड पर खड़े हैं वो तो पीछे की तरफ आ जाए ताकि हम अपने एहतजाजी मुजाहरे का बाकायदा आगाज करें। हमने जो तिलावत की है इसमें जो गलती की हमने पेश की उसे माफ कर दिया। तो सवाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और दूसरे से तमाम तमाम शोबा का ज़िंदगी स्वामी को तमाम को सवाब जाते हुए शहीद इफ्तिखार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह मरहूम, शहीद बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेगम नसरुल भुट्टो साहिबा, शहीद मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा जो दुनिया से इस राह जमहूरियत की जद्दोजहद जा चुके हैं सबको का सवाब पहुँचाती है। सबकी रूह तस्कीन अता फरमाइए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आशिक राजवर साहब और आज IMF के हवाले इस मुल्क को कर दिया है। IMF के कहने से बिजली महंगी की जाती है, पेट्रोल महंगा किया जाता है। सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और हमारे मुल्क में पेट्रोल महंगा हो रहा है। जो सूबा सिंध सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है, आज हमारे सूबे को गैस बंद कर दी गई है। शर्म करो, तुम कितना एहसान करोगे छोटे सूबों का। हमारी बिजली बंद, हमें एनएफसी के रकम नहीं मिलती है, हमें डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे, हत्ता कि हमारी तो गिनती को भी कम किया जाता है ताकि हमारे वसाइल हमें ना दिए जाएं।
तो ये जुल्म कब तक होगा? जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अब तुम्हारी गिनती उल्टी शुरू हो चुकी है न्याजी। तुमने कहा था मेरे खिलाफ 4 लोग भी अगर सड़कों पे आएंगे तो मैं घर चला जाऊंगा, और आज देख लो, आज देख लो, पूरा पाकिस्तान तुम्हारे खिलाफ अवामी रेफरेंडम दे रहा है कि न्याजी तुम घर जाओ, बहुत हो गया, अवाम का पीछा छोड़ दो। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए जिए। में फरोख्त में इतनी ताकत नहीं रही है कि आज एम्प्रेस मार्केट जंगल का मंजर पेश कर रहा है। शाहिदा रहमानी साहिबा ये इतना गैरतमंद नहीं है जो ये अपनी कुर्सी छोड़ दे, इसको मारकर भगाना पड़ेगा और ये जलील होकर जाएगा। मैं अब दावत खिताब के लिए दावत दूंगा मोहतरमा शैला रजा साहिबा को कि वो आए और इस एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करें। सदर कराची जनाब सईद गनी साहब, हमारे MLA कादिर मंदुखेल साहब, जनाब जावेद नागौरी साहब, कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन विमेन विंग, अस्सलामु अलैकुम। एक दफा फिर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अवाम की आवाज बनी हुई है, और अवाम जिस मुश्किलात का शिकार है उनकी नुमाइंदगी कर रही है। और इस वक्त जबकि बिजली के फी यूनिट में 4 रुपए 75 पैसे का इजाफा हो चुका है। खलील हो, माशाल्लाह मैं खलील होद को और उसकी पूरी टीम को शानदार इस्तकबाल करते हैं। बहुत बड़ी तादाद जिस साउथ के साथी लाए, मैं खलील भाई से गुजारिश करूंगा कि तमाम साथियों को पंडाल में ले आए, पीछे से पंडाल में ले आए। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद आपकी है, पीछे ले आए आप तमाम साथियों को। खलील होद साहब और तमाम साथी, आप अपने तमाम साथियों को पीछे ले जाए, पीछे, यहाँ जगह नहीं है, पीछे ले आए। खलील बहुत बड़ा रच है आपके साथ, पीछे ले आए। माशाल्लाह बहुत 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 आपको खराज तहसील पेश करते हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी साहब को यहाँ आने पर खुशामदीद पेश करता हूँ। अवाम की ये बड़ी तादाद इस बात की गवाह है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी अवाम का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब भी कोई मुश्किल वक्त आया है, पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़कर आवाज बुलंद की है। आज भी हमारे पास वो लोग मौजूद हैं जिनकी कमर पे कोड़ों के निशान हैं, जिनकी जिंदगी के बेशतर साल जेलों में गुजरे हैं, और उनकी खता सिर्फ यही होती है कि वो अपनी आवाम का मुश्किल में साथ देते हैं। हम अपनी आवाम के लिए निकले हैं क्योंकि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने ये लिखा था कि जिस दिन मुझे कब्र में उतारा जाएगा, उस दिन के बाद इस मुल्क में एंटी भुट्टो और प्रो भुट्टो सियासत होगी। प्रो भुट्टो वाले अवाम की आवाज बने हुए हैं, पूछ रहे हैं कि बिजली के यूनिट में इजाफा करते हो तो फ्यूल चार्जेस भी वसूल कर रहे हो। जिस सूबे में गैस प्रोड्यूस हो रही है वहां गैस नहीं आ रही, और तुम्हारे वो दावे कि जब चीनी और चावल और दालें महंगी हो तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। तो चोर तुम आज कैसे आ गए यहाँ पे? तुमने आज तक कराची को दिया क्या है? और कराची के चैंपियन कहाँ मरे हुए हैं? 2-2 वजारतों की खातिर आज अवाम की आवाज नहीं बनते। उनके मुंह में एल्फी चली गई है, अवाम के लिए बात नहीं करते। पूछते क्यों नहीं कि कराची वालों के लिए बिजली इतनी महंगी क्यों है, गैस क्यों नहीं आती? छोड़ते क्यों नहीं हुकूमत? तुम्हें इतनी छोटी छोटी मिनिस्ट्रियां अजीज हो गई हैं। तो हम तो आज भी प्रो भुट्टो हैं, अपनी आवाम की आवाज बनेंगे। और जो हमें कहते थे कि ये इस्तीफा नहीं देते, ये इमरान खान के दोस्त हैं।
आज एक मेयर की खातिर पीडीएम पीटीआई सारी जमातें पीपल्स पार्टी के लिए खड़ी हैं, क्योंकि हमारी खता यही है कि हम आवाम की मुश्किल की आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाम के साथ है, हमारा जीना मरना आवाम के साथ है, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं, उनके रास्ते पे चलने वाले हैं, जिनके लिए दुनिया के जहाज खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आमिर के हाथ मरना पसंद करूंगा, तारीख में नहीं मरूंगा। बीबी अपने आवाम की खातिर कराची आए, पाकिस्तान आई और कहा कि इस मुल्क को आप बचाओगे और मैं बचाऊंगी। उन्होंने आवाज बुलंद की, शहादत पाई, लेकिन अपनी आवाम को नहीं छोड़ा। आज बिलावल भुट्टो की आवाज पे हम अपने आवाम के दुख दर्द की आवाज बुलंद कर रहे हैं, और जहां जहां ये आवाजें जा रही हैं वहां से सिर्फ यही बात आ रही है कि मजदूर की, मेहनत कश की, पिछड़े हुए तबकात की, किसानों की, सबकी नुमाइंदा पीपल्स पार्टी है और रहेगी। पिछली तरफ आ जाए। करे, इसको पुलिस के हवाले करे, बस छोड़ दो, आ जाओ। जी है भुट्टो, आ जाए। मैं आप बैठ जाए भाई, बेटा बैठ जाए। से मुसलसल पाकिस्तान के अवाम को झूठे दिलासे देके तमाम इदारे बेच दिए, बैंक बेच दिए, मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया। अब इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब अवाम फैसला करेगी कि अब नियाजी की हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला दोस्तों, ये कराची की जमीन गवाह है कि जिस भी तहरीक ने, जिस भी एहतजाज ने, जिसकी बुनियाद कराची से रखी गई है, उसके सामने ना कोई डिक्टेटर ठहरा है, ना ये नियाजी ठहरेगा। अब बहुत हो गया, क्योंकि लोगों का जीना मुश्किल हो गया, लोगों का मरना भी मुश्किल हो गया। ये लोग, ये हुक्मरान मुर्गी और अंडे से शुरू होकर बकरे भैंसों पे आया, अब गधों के फार्म बना रहा है। अब इससे कोई तवक्को बाकी नहीं है। अब सिर्फ एक ही नारा होगा, मुक्या तेरा शोनियाजी, गोनियाजी, गोनियाजी, गोनियाजी। ये बोलो हाय 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 हाय, गो नियाजी गो। जलावतन थी और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का आगे मुआहदा नहीं होने देंगे। लेकिन ताकत के दौर में जब KEC को कैलेक्टिक बना दिया गया और आज वक्त और हालात ने साबित किया कि कैलेक्टिक इस शहरियों के लिए आजाद साबित हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से मुखालफत की है, लेकिन वफाकी हुकूमत के साथ शामिल अफराद, अगर कराची शहर में महंगाई हुई, अगर कराची शहर में पेट्रोल महंगा हुआ, अगर कराची शहर में गैस नहीं मिलती, तो कराची के दावेदार खामोश बैठे और फिर एक सियासत का नया रुख दिया जा रहा है। कराची आजान एक मिनट खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड ओ यार, एक सेकंड। ओ भाई, आज हमारे इस खूबसूरत शहर में, इस पुरअमन शहर में, इस पूरे प्यारे सूबे में एक मनूस आदमी आया हुआ है। जरा मुझे आप थोड़ा सा सुकून से सुने। एक सेकंड, एक सेकंड अभी, एक सेकंड। देखिए, यहाँ पर उसने आके उसने फिर झूठी बातें की हैं, फिर झूठ बोला है, फिर कराची के अवाम को धोखा देने की कोशिश की है। तो आप जरा गौर से सुनिएगा, अच्छी मरम्मत करनी हमने उसकी। आज यहाँ
यहाँ इतनी बड़ी तादाद में कराची शहर से जो दोस्त आए हैं, बहनें आई हैं, वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस पैगाम के जरिए आए हैं, उस पैगाम के नतीजे में आए हैं जिसमें उन्होंने ऐलान किया था पेशावर के जलसे में कि हम 10 तारीख को और 17 तारीख को पूरे मुल्क में हर शहर में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ, गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ, बिजली को महंगा करने के खिलाफ भरपूर मुजाहरे करेंगे। और मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मैं 2-3 चीजें अभी कुछ हुई है, पहले वहां से अपनी बात शुरू करता हूं। आपको याद है, बल्कि सबको याद है, रोजाना सुनते हैं, एक शख्स ने यह कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF से कर्जा नहीं लूंगा। कहा था। चलो भी उसने खुदकुशी तो नहीं की, उसने IMF से कर्जा भी ले लिया, लेकिन उस IMF से कर्जा लेने के नतीजे में जो वादे करके आया है, उसके नतीजे में इस मुल्क के गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं। वादा यह किया है कि हर महीने 4 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमतें अलग हैं, ये टैक्स है। 4 रुपए हर महीने इजाफा होगा, और इस महीने हो चुका है, अगले महीने फिर होगा। वादा ये करके आए हैं कि हम बिजली महंगी करेंगे। 2 दिन पहले कराची के लिए 3.25 रुपए फी यूनिट महंगा हुआ, और कल पूरे पाकिस्तान के लिए 4.5 रुपए यूनिट महंगा हुआ है। यह सिर्फ आप अंदाजा लगाएंगे कितना जुर्म है। यह सिर्फ बिजली में, ये जो उन्होंने अभी 2 दिन में महंगाई की, बिजली की कीमत बढ़ाई है, पाकिस्तानियों की जेब से सिर्फ इस दिसंबर के महीने का जो बिल अदा करेंगे हम और आप, उसमें 68 अरब रुपए हम ज्यादा देंगे। 68 अरब रुपए का डाका हमारी जेबों पर इस दिसंबर के महीने में इस नालायक नियाजी वजीर आजम ने मारना है। इस मुल्क के गरीब करोड़ों लोगों के ऊपर, इस मुल्क के गरीब करोड़ों लोगों की जेबों के ऊपर चीनी महंगी करके डाका डाला गया। चीनी की कीमत जो 50 रुपए किलो थी, इस मनूस हुकूमत के वक्त में वो 160 रुपए किलो पे गई है। और ये खुद कहते हैं कि अगर चीनी की कीमत में 1 रुपए का इजाफा हो जाए, 1 रुपए का, तो 5 अरब रुपए पाकिस्तानियों की जेबों से निकलते हैं। 5 अरब रुपए। अब आप अंदाजा लगाएं कि 50 रुपए से चीनी चली है, 50 रुपए से, और वो 160 पे गई। अब ये कम भी होती जाए, लेकिन अंदाजा लगाएं, 1 रुपए में 5 अरब, और यहाँ 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड मिलकर लगाएंगे ना, 1 सेकंड। 160 रुपए, 110 रुपए इजाफी आपकी और हमारी जेबों से चीनी पे निकाले गए हैं। ये कितने सौ अरब बनते हैं, उसका अंदाजा लगाएं, कितने सौ अरब बनते हैं। यहां गंदम की कीमतें कहां गई हैं? पंजाब में इस मुल्क की 70% से ज्यादा गंदम पैदा होती है, 70% से ज्यादा, जो पंजाब की जरूरत से ज्यादा है। पंजाब की गंदम बाकी सूबों में जाती है, पंजाब की गंदम उतरती है। 1 महीने के बाद वफाकी वजीर असेंबली में कहता है कि 66 लाख टन गंदम कहां चली गई, हमें नहीं पता। और तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे चोर वजीर आजम को पता है कहां गई है। ये 66 लाख टन गंदम जो पाकिस्तानियों के लिए थी, जो पाकिस्तानियों को सस्ता आटा मिलने के लिए थी, वो गंदम वफाकी हुकूमत में बैठे हुए, काबीना में बैठे हुए जो ATMs हैं, उन्होंने स्मगल की है, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर भेजी है। उन्होंने अरबों रुपए पाकिस्तान
जेबों से निकाले हैं। गंदम में चोरी की है, चीनी में चोरी की है, चीनी में चोरी की है, चीनी पे कमीशन बनाया, चीनी पे कमीशन बनाया और बड़े चौड़े होकर कहा कि पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने कमीशन नहीं बनाया। अच्छा भाई, बड़ा तीर मारा तुमने। कमीशन की रिपोर्ट आ गई, हमने कहा कार्रवाई करो, कहने लगे नहीं, इसकी फॉरेंसिक कराएंगे। और भाई फॉरेंसिक हो गई, हमने कहा कार्रवाई करो, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। इसलिए कि अगर किसी को जेल में जाना होता तो इसकी काबीना में बैठे हुए 6-7 लोग जेल में जाते। गंदम के ऊपर रिकॉर्ड आई, इसी काबीना में बैठे हुए हफीज शेख को तो निकाला, असद उमर से क्यों नहीं पूछते, बोजदार से क्यों नहीं पूछते, इमरान खान से क्यों नहीं पूछते, नेब क्यों खामोश है, नेब की आंखों पे क्यों पर्दा पड़ा हुआ है। अगर अपोजिशन के किसी आदमी का नाम होता, कोई झूठी शिकायत होती तो आप जेल में डालते हो उसको। खुशी शाह 2 साल से ज्यादा अरसा जेल में रहा, आगा सिराज को आपने जेल में रखा, शकील मेमन को आपने जेल में रखा, आसिफ अली जरदारी को आपने कैद में रखा, अतीफ फरियाल को आपने जेल में रखा, और किस किस के नाम जिनको आपने जेलों में डाला जो पीपल्स पार्टी के लोग थे। लेकिन जहां नाम आता है पीटीआई के लोगों का, पीटीआई के वजीरों का, पीटीआई के वजीर आजम का, ना नेब की आंखें खुलती है, ना एफआईए की आंखें खुलती है। ये सिर्फ इस मुल्क के गरीबों को लूटने के लिए है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, गैस की कीमत बढ़ी है, लेकिन आप सब कराची के लोग हो। मुझे यकीन है कि किसी के घर में गैस नहीं आ रही, किसी के घर में गैस नहीं हो। मेरे अपने घर में हमने सिलेंडर मंगाया हुआ है जिससे हम खाना बनाते हैं, सिलेंडर मंगा के खाना बना रहे हैं। ये हो रहा है हशर सूबा सिंध के लोगों के साथ, ये हशर हो रहा है कराची के लोगों के साथ। सूबा सिंध सबसे ज्यादा गैस देता है और आइन के मुताबिक गैस पर पहला हक हमारा है। हमारे चूल्हे बुझ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हमारे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन सूबा सिंध के लोगों को गैस नहीं मिल रही है। ये हमारी गैस पे डाका डालते हैं, हमारी एनएससी पे डाका डालते हैं, हमारे पानी पे डाका डालते हैं। हमें कोई चीज जो आइन के अंदर मिलनी चाहिए हमें वो नहीं देते हैं। यहां पर आके ड्रामे करते हैं, यहां आकर कहते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो आटे के बहरान की भी जिम्मेदार है, चीनी के बहरान की भी जिम्मेदार है, बिजली के बहरान की भी जिम्मेदार है, गैस के बहरान की भी जिम्मेदार है, कोविड आ जाता है तो उसके भी जिम्मेदार है, यूरिया नहीं मिलता तो उसके भी जिम्मेदार है। ओ भाई, तुम अकल के अंधे, तुम्हें इतनी अकल नहीं है। एक सूबाई हुकूमत, एक छोटी सूबाई हुकूमत जो पंजाब से आधी भी नहीं है, वो पूरे मुल्क की सारी चीजें खा जाती है। इन्होंने कहा 16 लाख टन गंदम सिंध से चोरी हो गई है, और भाई सिंध ने खरीदी 12 लाख टन थी। ये 16 लाख कौन से हिसाब किताब पे तुमने निकाला? लेकिन इनसे कोई बड़ी नहीं है। ये अगर कह सकते हैं कि हजरत ईसा का जिक्र तारीख में नहीं मिलता तो इनसे कोई बड़ी नहीं है। ये अगर जर्मनी और जापान की सरहदें मिला सकते हैं तो इनसे कोई बैद नहीं है। ये पाकिस्तान के 12 मौसम करवा सकते हैं तो इनसे कोई बैद नहीं है। ये पाकिस्तान की मईशत बन के बागात लगा के बंद उगा के चला सकते हैं, इनसे कोई बैद नहीं है। ये सब कुछ कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की मईशत अंडों से शुरू करते हैं, मुर्गी पे लाते हैं, मुर्गी से कट्टों पे लाते हैं, इनसे कोई बैद नहीं है। ये इनसे कोई बैद नहीं है। ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कराची के लोगों को समझना चाहिए, कराची के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर महंगाई है, बेरोजगारी है, गैस नहीं है, बिजली महंगी है, अगर आपके घर टूटते हैं तो आवाज पीपुल्स पार्टी की उठती है, आवाज बिलावल भुट्टो जरदारी की उठती है। आप पूछिए उनसे जो कराची के दावेदार बनते थे, जो कराची के वारिस बनने का दावा करते थे, एमक्यू की आवाज क्यों नहीं निकलती है? ये नस्ला टावर टूट रहा था, पीटीआई भी ड्रामा करने पहुंच गई, एमक्यू भी ड्रामा करने पहुंच गई और कहते हैं कि हम टूट नहीं देंगे। गुजर नाले पे लोग घर टूटते हैं, ये जाके पहुंच जाते हैं, हम टूटने नहीं देंगे। सिंध असेंबली में अगर निजाम खोड़ो और हमारे और एमपीएस मिलके
एमपीएस मिलके ये करारदाद लाते हैं कि जनाब हुकूमत जो है, हुकूमत कानून बनाए, हुकूमत कानून बनाए कि ये जो घर टूट रहे हैं, जो आबादियां टूट रही हैं, जो बिल्डिंगें टूट रही हैं, उनको बचाया जाए। ये अदाकार, ये ड्रामेबाज, ये एमक्यूएम, ये पीटीआई, इन्होंने मुखालफत की उस करारदाद की, मुखालफत की उस करारदाद की जिसमें हमारे मेंबर्स कह रहे थे कि गरीबों के घरों को टूटना नहीं चाहिए। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद हुकूमत, एक सेकंड, अभी करते हैं, साथ करते थे, मिलके करेंगे। अभी एक कानून आया, एक ऑर्डिनेंस आया, सिंध हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के लिए गवर्नर को भेजा, काबीना से मंजूर करवा के कि जनाब हम ये चाहते हैं कि एक कमीशन बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज की सरबराही में, जो ये फैसला करे, जो ये तय करे कि ये जो बिल्डिंग्स बन गई हैं, जो आबादियां हो गई हैं, इनको रेगुलराइज किस तरह करना है, इन गरीब लोगों के घरों को कैसे बचाना है। तो वही ड्रामेबाज, वही अदाकार जो गुज्जर नाले पे खड़े होकर लोगों को उकसाते हैं, जो नस्ला टावर पे खड़े होकर लोगों को उकसाते हैं, वो ही कहते हैं कि नहीं, हम ये ऑर्डिनेंस नहीं होने देंगे। ये दोहरा चेहरा नहीं चल सकता, ये दोहरे मयार नहीं चल सकते। कराची के लोग तुमको पहचान चुके हैं, कराची के लोगों ने तुम्हें मंदोखैर के इलेक्शन में मुस्तरद किया है, कराची के लोगों ने तुम्हें कैंटोनमेंट के इलेक्शन में मुस्तरद किया है, कराची के लोगों ने तुम्हें मलिर के इलेक्शन में मुस्तरद किया है। जहां 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 एक वक्त था कि लोग कहते थे कि मुकाबला एमक्यूएम से है, अब एमक्यूएम तो मुकाबले में कहीं नजर ही नहीं आती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सुधरे अभी भी नहीं है। लोगों ने इनको जिल्लत में शिकस्त दी इलेक्शन के अंदर, लोगों ने उनकी औकात दिखाई है। लेकिन आज भी अगर आप शहर में जाएं तो नफरत अंगेज बैनर लगे हुए हैं, कहते हैं मकामी के ऊपर गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर। ये गैर मकामी कौन है बताओ? वो मेरे पख्तून भाई जो केपी से आए हैं, वो मेरे पंजाबी भाई जो पंजाब से आए हैं, वो मेरे बलोच भाई जो बलोचिस्तान से आए हैं, या मेरे सराइकी भाई जो साउथ पंजाब से आए हैं, या मेरे कश्मीरी भाई जो कश्मीर से आए हैं, या वो सिंधी जो कराची से किसी और जिले से कराची आए हैं। ये तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें वजाहत करनी पड़ेगी ये मकामी और गैर मकामी की तफरीक है क्या। भाई पता नहीं, मुझे भी मकामी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जिसका खानदान पता नहीं कितनी सदियों से कराची में है। ये मेरे साथ राजा रजाक खड़ा है, सलीम खड़ा है, ये जावेद नागौरी खड़ा है, ये साजिद जोगी यहाँ खड़ा है, ये सलमान यहाँ खड़ा है। और भाई हमें मकामी मानते हो कि नहीं मानते हो? हम तो यहाँ उस वक्त से बैठे जब अंग्रेज नहीं आया था। ये नफरत की सियासत है, ये तकसीम की सियासत है, ये एक मरतबा फिर कराची के लोगों को लड़ाने की साजिश है। ये कराची में खूनरेजी चाहते हैं, ये कराची में गलियों में लहू बहाना चाहते हैं। एमक्यूएम के मुंह को खून लगा हुआ है, खून बहता है तो इनकी दुकानदारी चलती है, अमन होता है तो एमक्यूएम खत्म होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि कराची के लोगों ने, कराची के शहरियों ने, कराची के लोगों ने, कराची के शहरियों ने बहुत भुगत लिया है, बहुत लाशें उठा ली हैं, बहुत दुख झेले हैं, बहुत गम उठाए हैं। अब कराची के शहरी बदअमनी नहीं चाहते, खूनरेजी नहीं चाहते, एमक्यूएम को नहीं चाहते। तुम इस बात को समझ लो, तुम 1000 बैनर लगाओ, तुम अपने मुंह से अपने चेहरे से पर्दे उतारोगे, लोगों को तुम गुमराह नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं जीडीए से, एक सवाल करता हूं पीटीआई से, एक सवाल करता हूं उनके ओन इत्तेहादियों से जो एमक्यूएम के साथ बैठे हुए हैं। आप इनसे पूछें ये मकामी कौन है और गैर मकामी कौन है, इनसे सवाल करें। बल्कि बताएं हमें कि कल इन्होंने एपीसी बुलाई है, कितने मकामी बुलाए, कितने गैर मकामी बुलाए? भाई गैर मकामियों से तो तुम्हें तकलीफ है ना, उनसे तो मिर्चें लगती हैं, उनको क्यों बुलाया तुमने फिर कल की एपीसी में? ये नहीं चलेगी ड्रामेबाजी, ये जो अदाकारी हो रही है, लोगों को लड़ाने की साजिश हो रही है, ये नहीं चलेगी। यहां वजीर आजम साहब भी आए हुए हैं, चले गए हैं।
जाना ही था उन्होंने, इसलिए कि उनको इजाजत नहीं है कि रात कराची में गुजारे। मैं सोच रहा था कि जब से ये वजीर आजम बना है, कोई रात उसने कराची में गुजारी है, सुबह सिंध में गुजारी है? नहीं गुजारी। ये सुबह सिंध के दौरे पर इस तरह आता है जिस तरह लोग बाहर तफरीहन खाना खाने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं। और ये तो क्या चुका है ना कि सिंध हमारा सूबा नहीं है, इससे खुद कहा था सिंध हमारा सूबा नहीं है। और भाई तुम मानो ना मानो, हम कहते हैं कि सूबा सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, हम ये कहते हैं कि सूबा सिंध और पाकिस्तान एक है, तुम मानो या ना मानो। लेकिन बात बड़ी शर्म की है कि तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं वजीर आजम पाकिस्तान सूबा सिंध के 2 रोजा दौरे पर कभी नहीं आए, 3 रोजा दौरे पर कभी नहीं आए, कि कोई एक रात कराची में कहीं गुजारे, कोई एक रात कभी सखर में, लाड़काना में, हैदराबाद में गुजारे। ये वजीर आजम लगता है कि यहाँ का वजीर आजम नहीं है, लेकिन इसका कसूर नहीं है, इसकी मजबूरी है, इसकी मजबूरी है। इसको इजाजत देनी पड़ती है, इसको इस्तिखारा करना पड़ता है। इसको कहा गया है कि जहां समंदर होगा रात नहीं गुजारना। इसको कहा गया है किसी के जनाजे में नहीं जाना। इसको कहा गया है, इसको यह बताया गया है, इसको बताया गया है कि जब तक तुम्हें मैं इजाजत ना दूं कायदे आजम की मजार पे भी मत जाना। ये वजीर आजम बनने के कितने महीने के बाद आया था, आपको याद है? पता है, याद है कितने महीने बाद आया था? यहाँ जितने वजीर आजम बनते हैं हलफ उठाने के बाद जो पहला काम करते हैं मज़ार कायद पे सर कर देते हैं। यह नालायक ना है वजीर आजम। वजीर आजम सिलेक्ट होने के बाद मज़ार कायद पे पता नहीं 3-4 महीने नहीं आया था, इसलिए कि घर से इजाजत नहीं थी, घर से इजाजत नहीं थी। मैं इनके हुक्म नहीं बोला था। आपको एक मजे की बात बताऊं जनाब, मेरी बात सुने। पीटीआई का एक बड़ा सीनियर आदमी था, नई मुल्क, बेटा नई मुल्क, उसका इंतकाल हो गया। वो वजीर आजम हाउस में ही रहता था, कमरा उसको दिया हुआ था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, उसको उस बीमारी की हालत में वहां से निकाल के कराची भेज दिया उन्होंने। वो कराची की घर में इंतकाल कर गया। बिलावल साहब ने मुझे कहा कि हमने उसके यहाँ ताज़ियत के लिए जाना है। मैंने राब्ता किया इनके लोगों से, पता करें, एड्रेस भेजा किसी को बिलावल हाउस में जो लोग जिम्मेदारी देखते चेक करते, वो गए। उन्होंने मुझे फोन किया कि उनके घर पे तो ताला लगा हुआ है। तो मैंने फिर फोन किया किसी को, पीटीआई वाले को, कि भाई उनके घर पे ताला है, चेयरमैन साहब ताज़ियत के लिए आना चाहते थे। तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नई मुल्क की फैमिली को वजीर आजम हाउस बुलाया गया ताकि उसकी वो दुआ कर सके। शर्म आनी चाहिए। अब इस आदमी की बेहसी का अंदाजा लगाएं कि जिस आदमी ने सारी जिंदगी इसको दी, सारी जिंदगी, जब कोई उसके साथ नहीं था नई मुल्क उसके साथ था, जब कोई उसको जानता नहीं था नई मुल्क उसके साथ था। वो मर गया, उसकी ताज़ियत करने के लिए उसके घर पे नहीं आया, उसके बच्चों को इस्लामाबाद बुलाया और वहां बैठ के उसकी ताज़ियत की है। ये शख्स अगर नई मुल्क जैसे लोगों का नहीं हो सकता, क्या पाकिस्तान के लोगों का हो सकता है? इसके इंतहाई बेहस आदमी है, खुदगर्ज आदमी है, जो अपनी बेटी को नहीं अपना सकता। यार वो किसका होगा? वो किसी का नहीं हो सकता है। तो मैं पाकिस्तानियों से गुजारिश करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, जिनके अंदर, जिनके दिमाग में नया पाकिस्तान की हवा थी, उम्मीद है वो निकल गई होगी। उम्मीद है ये तब्दीली की हवा निकल गई होगी। उम्मीद है ये नया पाकिस्तान बनाने का जो खुमार था वो उतर गया होगा। खुदा के लिए ये जो लोग थे जिन्होंने नादानी में वोट दिया, और जो लोग थे जिन्होंने इनको जबरी तौर पर हम पर मुसल्लत किया, खुदा के लिए पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों पर रहम करो। हमारे लोग, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे बेरोजगारियों से खुदकुशियां कर रहे हैं।
जिसको खुदकुशी करनी थी वो नहीं कर रहा। उसके नतीजे में, उसकी वजह से बेरोजगार लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आज उसके साथ एक और शख्स भी आया था, एक और शख्स भी आया था जो अपने आप को कहता तो कराची का है, इलेक्शन इस्लामाबाद से लड़ा, जिसको एंग्लो से निकाला गया इसलिए कि एंग्लो को उसे तबाह कर दिया था, जिसके वालिद साहब के जो कारनामे हैं वो हुकूमत रहमान कमीशन की रिपोर्ट में लिखे हुए हैं, हुकूमत रहमान कमीशन की रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। वो चेयरमैन साहब को कहता है कि आप अभी बच्चे हो। और मेरे भाई, मैं चैलेंज करता हूं कि आप अपने वजीर आजम को हमारे चेयरमैन के साथ कहीं बराह रास्त मनाजरे पे बिठा दो। अगर 5 मिनट में उसको जमीन पे ना लिटा दे, चित ना कर दे, तो हम अपने आप को बीबी का जाला नहीं कहेंगे, भुट्टो का जाला नहीं कहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का बेटा है, आसिफ अली जरदारी का बेटा है, बेगम नुसरत भुट्टो का, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा है। सियासत में तुम उसको चैलेंज मत करो। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को दुनिया भर में, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे मैच्योर पॉलिटिशियन माना जाता है। चेयरमैन साहब की तकरीर पार्लियामेंट में होती है तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। सिर्फ पाकिस्तानी लोग नहीं, बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे उसको सुनते हैं। तुम्हें पूछता कौन है? अमेरिका का सदर, यार एक सेकंड भाई, एक सेकंड प्लीज। अमेरिका का सदर अगर तुम्हें फोन नहीं करता तो उसकी सजा पाकिस्तानियों को मत दो भाई। अमेरिका में अगर तुम्हें कोई नहीं पूछता तो उसकी सजा पाकिस्तान को मत दो भाई। अगर दुनिया में तुम्हारी 1% की इज्जत हो गई है तो पाकिस्तान की इज्जत को खराब मत करो। तुम्हारी वजह से ये मुल्क रुसवा हो रहा है। तुम्हारी पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो नीचे चला गया है। तुम्हारी पॉलिसीज ने इस मुल्क को बहुत पीछे कर दिया है। हमें जरूरत इस बात की है कि हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हाथ मजबूत करें, हम उसकी ताकत बने, इस मुल्क के गरीब उसकी ताकत बने, इस मुल्क के मजदूर उसकी ताकत बने। हमने सूबा सिंध में 25,000 मिनिमम वेज की मजदूरों की कम से कम तनख्वाह 25,000 रखी। किसी सूबे ने नहीं रखी, इस्लामाबाद ने नहीं रखी, सूबा सिंध ने रखी। इसलिए कि इमरान खान की इस मनहूस हुकूमत की वजह से लोगों की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रही थी। हमने 25,000 तनख्वाह रखी। सिंध हाई कोर्ट में जाके केस हो गया। कुछ अरसे तक सिंध हाई कोर्ट ने वो 25,000, आप बैठ जाओ मेहरबानी करके, ये मोबाइल नीचे करो भाई। बराए मेहरबानी ये मोबाइल फोन से सेल्फियां नहीं छोड़े, बाद में बनाते। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध हुकूमत ने 25,000 रुपए मिनिमम वेज रखी। सिंध हाई कोर्ट ने कुछ अर्से तक उसको रोका। सिंध हाई कोर्ट ने वो फैसला किया कि 25,000 मिनिमम वेज होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर वो 25,000 का जो फैसला था उसको सस्पेंड किया है। मैं जजेस का बहुत एहतराम करता हूं, अदलिया का बहुत एहतराम करता हूं, अदलिया के फैसलों का हम बहुत एहतराम करते हैं। लेकिन इस मुल्क में करोड़ों लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। सूबा सिंध में करोड़ों मजदूर हैं जिनको ये 25,000 तनख्वाह मिलनी थी। हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज था कि हम 25,000 की तनख्वाह उनको दिलवाएं। लेकिन अगर बार बार अदालती फैसले आएंगे कि कभी हम रोक दें, कभी हम दे दें, कभी हम रोक दें, कभी हम दे दें, ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है, आपको सिंध हुकूमत के फैसलों से इख्तिलाफ हो सकता है। ये अदालत में जो केस हुआ है वो हक है, वो करें, वो कर सकते हैं। अदालत ये केस चलाए, जो फैसला कानून के मुताबिक है वो करे। लेकिन 25,000 जो तनख्वाह गरीबों की है उसको सस्पेंड नहीं होना चाहिए था।
ये गरीब लोग जितने दिन, जितने महीने, जितने पे केस चलेगा, इनको 25,000 तनख्वाह नहीं मिलेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद फैसला कर दिया तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम इनको वो लाइबिलिटीज दिलाएं, पिछले महीनों के पैसे दिलाएं। ये गरीबों का मसला है, ये मजदूरों का मसला है, ये मजदूरों का मसला है। बराए मेहरबानी इस इशू को गरीबों के नजर से देखने की जरूरत है, गरीबों के आंखों से देखने की जरूरत है। ये बहुत मुश्किल काम है जिसको हम करने गए थे, लेकिन हमने किया। तो मेरी गुजारिश ये है, मेरी इल्तिजा ये है कि इस मुल्क के, इस सूबे के गरीबों के लिए जो फैसला सिंध हुकूमत करती है उसको बराए मेहरबानी अदालतों को भी गरीबों के हक में देखना चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को एक मरतबा फिर हम कहीं इकट्ठे होंगे, मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे होंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे और 27 तारीख को गरीब खुदा बख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर हाजिर देंगे। गो न्याजी, गो न्याजी।